हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संसद सदस्यों की योग्यता संबंधी प्रावधान को जो पढ़ना था वहाँ पे छोड़ा था। यहाँ पे संसद सदस्यों की योग्यता संबंधी प्रावधान, तो इसको आप लोग जब एक बार देख लेंगे और इसका PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये मैं बस अपना रिवाइज़ करने के लिए पढ़ रहा हूँ जल्दी। तो आपको अगर हेल्पफुल लगे तो आप लोग या तो PDF से ही पढ़ सकते हैं या तो एक बार मेरा भी सुन के पढ़ सकते हैं, अगर मैं अपलोड किया बाद में कभी तो। वरना अभी तो मैं खुद ही रिवाइज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं बाद में कभी भी खोल के अपना यूट्यूब देख लूँ। और इसको अगर 360 पे देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, और अगर 144 पे रहेगा तो उतने अच्छे से नहीं दिखेगा। तो इसमें मैं अब पढ़ते हुए चलता हूँ और आपको बताते हुए चलता हूँ क्या क्या टॉपिक है। तो इसमें हम लोग जो है राइट टू वोट धारा 62 के अनुसार ऊपर सारा पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है संसद सदस्यों की जो योग्यता संबंधी प्रावधान है कि मतलब संसद सदस्यों की कब योग्यता रहेगी कब नहीं रहेगी। तो अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत के किसी संसदीय क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, मतलब उसका मतलब उस क्षेत्र में किसी भी संसदीय क्षेत्र में क्या होना चाहिए कि जो मतदाता सूची आती है उसमें उसका नाम पंजीकृत मतलब उसका नाम रहना चाहिए, तो ही वह राज्यसभा का चुनाव, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उसका चुनाव लड़ सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में, चाहे जो संसदीय क्षेत्र हो, मतलब भारत का कोई भी संसदीय क्षेत्र हो, उसमें अगर मतदाता के रूप में है तो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। मैंने इसको 2 बार बताया, जिससे कि बार बार बताने से थोड़ा दिमाग में जल्दी जाता है। तो यह प्रावधान कब किया गया? 2003 में किया गया था। यह प्रावधान जो है कि जो ऊपर वाला प्रावधान है 2003 में किया गया। तो 2003 के पहले क्या था? तो 2003 के पहले ये था कि जो व्यक्ति अगर मान लिया जिस राज्यसभा का सदस्य मान लिया राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो वह उसी राज्य का निवासी होना चाहिए, है ना। जैसे मान लिया अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है किसी को, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा का सदस्य बनना है, मतलब कोई उत्तर प्रदेश से, जैसे मान लिया थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको। जैसे मान लिया ये उत्तर प्रदेश है ना, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे मान लिया कोई अदर, जब मान लिया ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार है, तो बिहार का कोई भी इंसान यहाँ से आकर के लड़ सकता है राज्यसभा चुनाव, मतलब राज्यसभा का चुनाव यहाँ से आके लड़ सकता है उत्तर प्रदेश से भी, क्योंकि ये बिहार में किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता सूची में अब आ गया है। और ऐसा प्रावधान कब किया गया? 2003 से किया गया। उसके पहले ये था अगर मान लीजिए यहाँ किसी को चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में तो उसे यहीं का निवासी होना चाहिए। तो इस तरह से था। तो अब उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो प्रावधान है वो ये है कि किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, और ये प्रावधान 2003 से किया गया। और लोकसभा के सदस्यों के लिए जो प्रावधान है उसमें क्या किया गया कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट के लिए किसी भी राज्य का अनुसूचित जाति का मतदाता होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति से, मतलब जो अनुसूचित जाति के लिए, जैसे लोकसभा में जो अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित हैं, अगर उस पर कोई भी अनुसूचित जाति लड़ना चाहता है तो उसे किसी भी राज्य के अनुसूचित जाति का मतदाता होना चाहिए। माने किसी भी राज्य का, पूरे राज्य में जितने 28 राज्य हैं उस राज्य में से किसी भी अनुसूचित जाति का अगर सदस्य है तो आरक्षित सीट के लिए वह जो है चुनाव लड़ सकता है। दूसरा है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट के लिए असम के स्वायत्त क्षेत्र को छोड़कर किसी भी राज्य का अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। तो जो अनुसूचित जनजाति है, ये तो ऊपर वाला अनुसूचित जाति है, तो अनुसूचित जाति के जो आरक्षित सीट हैं उसके लिए किसी भी राज्य के अनुसूचित जाति का मतदाता होना चाहिए। और अनुसूचित जो जनजाति का आरक्षित सीट है उसमें जो असम के स्वायत्त क्षेत्र हैं उसको छोड़ करके किसी भी राज्य का अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर अनुसूचित जनजाति पर चुनाव लड़ना है तो उसे किसी भी राज्य का, जितने भी 28 राज्य हैं, किसी भी राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, और असम के स्वायत्त क्षेत्र को छोड़ करके। तीसरा है असम के स्वायत्त जिले के लिए उसी क्षेत्र का अनुसूचित जनजाति का मतदाता होना चाहिए। मान लिया असम से कोई लड़ रहा है, असम में अनुसूचित जनजाति का कोई चुनाव लड़ रहा है, ये असम राज्य है, इसमें अनुसूचित सीटें हैं कुछ, तो इसमें जब अगर चुनाव लड़ना है तो इसमें बाहर के राज्य नहीं आ सकते हैं लड़ने, बाहर के जो अनुसूचित जनजाति हैं वो नहीं आ सकते हैं लड़ने।
यहाँ केवल असम ही लड़ेगा, असम के ही लोग जो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं वही लड़ेंगे। फिर है चौथा, लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट के लिए वहीं का अनुसूचित जनजाति का मतदाता होना चाहिए। इसी तरह से लक्षद्वीप है, मान लिया लक्षद्वीप है और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की मान लिया 2 सीट आरक्षित हैं, तो इन सीटों पर कौन लड़ेगा? इसी लक्षद्वीप का कोई अनुसूचित जनजाति वाला जो मतदाता रहेगा वही लड़ेगा, बाहर के कोई अन्य केंद्र शासित प्रदेश यूटी या राज्य के लोग नहीं लड़ेंगे। फिर है सिक्किम, इसी तरह सिक्किम का भी मतदाता होना चाहिए। सिक्किम के लिए जो भी आरक्षित सीट है उसमें सिक्किम का ही मतदाता होना चाहिए, चाहे वो जनरल हो चाहे SC ST कोई भी हो। फिर है छठवां, अन्य सीट के लिए किसी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। बाकी अन्य सीट जो हैं, बाकी अन्य सीट चाहे यूपी बिहार किसी भी राज्य के हों, वहाँ के सीटों के लिए किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता रहे वो लड़ सकता है। फिर है संसद सदस्यों की योग्यता अयोग्यता के आधार। जो संसद सदस्यों की अयोग्यता के क्या आधार है, मतलब निरर्हता। एक होता है, देखो निरर्हता और अर्हता में अंतर होता है, आपको पता ही होगा लेकिन एक बार बता देते हैं। अर्हता का मतलब होता है योग्यता और निरर्हता का मतलब होता है अयोग्यता। तो निरर्हताएं बताने जा रहे हैं हम कि संसद सदस्यों की निरर्हता क्या है। तो यदि किसी सदस्य को, पहला है निरर्हता, यदि किसी सदस्य को, पहला निरर्हता है यदि किसी सदस्य को कुछ कानूनों के अंतर्गत न्यायालय ने दोषी सिद्ध किया है, जैसे दहेज प्रतिशत अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आदि, तो उससे क्या होता है, तो संसद का सदस्य का जो योग्यता होती है वो चली जाती है अगर न्यायालय ने दोषी ठहराया तो। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास दे तो कारावास के रिहा होने के बाद वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर कोई व्यक्ति है जिसको न्यायालय ने 2 वर्ष का कारावास दे दिया है, मतलब 2 साल जेल में गया है, तो अगर वहाँ से रिहा होगा तो 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो पहला क्या था, न्यायालय ने दोषी सिद्ध किया। तीसरा, यदि वह भ्रष्ट आचरण का दोषी है, कोई भ्रष्ट आचरण कर दिया है, भ्रष्टाचार। चौथा है, यदि सरकारी सेवा से वह भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के कारण बर्खास्त किया गया है, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में है और उसने वहाँ पर क्या किया है, भ्रष्टाचार किया है या निष्ठाहीनता से कोई काम किया है, तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है और उस तिथि से जब बर्खास्त किया जाता है उससे 5 वर्ष के लिए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। पांचवा है, यदि वह सरकार की संविदा या कार्य में हित रखता हो। अगर वह सरकार की संविदा या कार्य में हित रखता हो तो भी वह संसद का सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। फिर है, जिस कंपनी कॉरपोरेशन में सरकार की न्यूनतम 25% की हिस्सेदारी हो वह उसमें प्रबंधक या निदेशक या सेक्रेटरी का पद धारण न करता हो। मैंने अगर कोई कंपनी या कॉरपोरेशन है जिसमें सरकार ने कितना % हिस्सेदारी दिया हो, 25% की हिस्सेदारी दिया हो, तो अगर वह उस कंपनी का प्रबंधक है या निदेशक है या सेक्रेटरी है, किसी भी पद पर है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। 7वां है, यदि कोई सदस्य जो है तय की गई तारीख के भीतर निर्वाचन खर्चों का विवरण देने में असफल रहता है। कोई भी सदस्य जो है तय की गई तारीख के भीतर अगर निर्वाचन खर्चों का विवरण देने में असफल रहता है, अगर निर्वाचन खर्चों का विवरण मांगा जाए और असफल हो जाए देने में, तो निर्वाचन आयोग उसे 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर देता है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर देता है। तो ये संसद सदस्यों की अयोग्यता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। न्यायालय से दोषी पाया गया हो तो अर्हता खत्म हो जाती है, जैसे दहेज प्रतिशत अधिनियम या सिविल संरक्षण अधिनियम। दूसरा है 2 साल की सज़ा में 6 वर्ष के लिए बर्खास्त, भ्रष्ट आचरण हो, सरकारी सेवा में हो, सरकार की संविदा पर काम करे, सरकारी सेवा में भ्रष्ट आचरण हो तो 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। कंपनी कॉर्पोरेशन में अगर सरकार की 25% की हिस्सेदारी है और वह उस पर प्रबंधक या सेक्रेटरी का पद धारण किए हुए है तो वहाँ से हट जाएगा। और यदि कोई सदस्य तय की गई तारीख से निर्वाचन की जो खर्चे हैं उसको नहीं देता है, उसका विवरण नहीं देता है, तो उसे 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। फिर इसके उपचार क्या हैं, इसके उपचार के बारे में देखते हैं। तो उपचार है कि निर्वाचन आयोग जो है कुछ कारकों का उल्लेख करके किसी की अयोग्यता को जो है कम कर सकता है। तो सांसद सदस्यों की अयोग्यता को कम कौन कर सकता है? तो निर्वाचन आयोग कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गया कि निर्वाचन आयोग ही कम कर सकता है। दूसरा है कि समाप्त भी कर सकता है। तो क्या कम ही कर सकता है कि समाप्त भी कर सकता है? तो समाप्त भी कर सकता है, लेकिन
क्या चीज़ नहीं समाप्त कर सकता है, लेकिन जब भ्रष्ट आचरण कोई किया हो तो निर्वाचन आयोग समाप्त नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति इसका संज्ञान में लेता है। निर्णय जो निर्णय लेता है वो राष्ट्रपति लेता है। तो दो चीज़ें, अगर संसद सदस्यों की अयोग्यता हो गई है तो उसे कम करना या समाप्त करने का अधिकार है वो निर्वाचन आयोग का है, केवल एक चीज़ को छोड़ के, जो भ्रष्ट आचरण है उसको छोड़ के, क्योंकि भ्रष्ट आचरण के संबंध में निर्णय जो लेता है वो राष्ट्रपति लेता है। फिर है निर्वाचन की अर्जी याचिका। कोई निर्वाचन संबंधी याचिका जो है संबंधित क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में दायर की जाएगी। कोई भी निर्वाचन संबंधी जो याचिका है, अगर निर्वाचन से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसे उसके संबंधित क्षेत्र वाले जो उच्च न्यायालय है उसमें दायर की जाएगी, जिसकी सुनवाई एक जज की बेंच करेगी, किंतु मुख्य न्यायमूर्ति अन्य जज को शामिल कर सकता है। जो एक जज की बेंच करती है, लेकिन जो मुख्य न्यायमूर्ति रहता है वह अन्य जज को भी शामिल कर सकता है। धारा 80 में लिखा हुआ है कि अगर निर्वाचन की याचिका जो अर्जी है उसमें कोई संबंधित कोई याचिका करनी है निर्वाचन संबंधित, तो उसे उसके क्षेत्राधिकार वाले जो उच्च न्यायालय है उसमें दायर करेंगे, और दायर करने के बाद जो सुनवाई होगी एक बेंच वाली करेगी, एक जज की बेंच करेगी। जो जज की बेंच में 3-4 लोगों का ग्रुप होता है, और मुख्य न्यायमूर्ति उसमें और लोगों को भी शामिल कर सकता है। ये डिसाइड करता है कितने लोग रहेंगे उस बेंच में। फिर है दूसरा कि उच्च न्यायालय क्या करता है, निम्नलिखित आधारों पर किसी भी निर्वाचन को जो है शून्य घोषित करता है। देखो यहाँ से तो निर्वाचन संबंधी याचिका उच्च न्यायालय में आ गई। अब उच्च न्यायालय कैसे शून्य निर्धारित करता है, यदि वह निर्वाचन के योग्य नहीं था तो शून्य घोषित कर देता है। प्रत्याशी या उसके एजेंट के द्वारा अगर भ्रष्ट आचरण किया गया हो तो भी शून्य घोषित कर देता है। अनुचित रूप से नामांकन रद्द होना, अगर कोई अनुचित रूप से नामांकन रद्द किया हो तो भी निर्वाचन जो है शून्य घोषित कर सकता है। या अनुचित रूप से नामांकन स्वीकार होना, अगर अनुचित रूप से नामांकन रद्द हुआ या स्वीकार हुआ तो भी निर्वाचन को उच्च न्यायालय क्या करता है, अयोग्य घोषित कर देता है। तो ये हो गया इसके जो है याचिका, निर्वाचन संबंधित याचिका जो है। और ऊपर जो उपचार था ये किसका था, संसद के सदस्यों की अयोग्यता का उपचार था, मतलब क्या कौन कर सकता है। तो निर्वाचन आयोग उसको कम या समाप्त कर सकता है, लेकिन जो भ्रष्ट आचरण है उसके संबंध में निर्णय राष्ट्रपति लेता है। फिर है कहीं कहीं जो है लोकसभा एवं विधानसभा का एक साथ चुनाव करने की मांग की जा रही है, मतलब कह रहे हैं जिससे कि खर्चा वर्चा बचे। तो उसके बारे में भी देखते हैं। इसके बारे में अभी ये रिसेंटली आया है ONOE, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक बार में एक चुनाव हो जाए, लोकसभा और विधानसभा दोनों का। तो अब इसको पढ़ते हैं। नीति आयोग ने मतलब सिफारिश की है, इसकी सिफारिश किसने की है कि एक साथ चुनाव हो लोकसभा और विधानसभा का, इसकी सिफारिश की है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने सिफारिश की है कि लोकसभा एवं विधानसभा के एक साथ चुनाव कराए जाएं। वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वह भी इस बात पर बल देते रहे हैं कि 1967 तक जो है लोकसभा एवं विधानसभा के एक साथ चुनाव संपन्न कराए जाते रहे हैं। जो 1967 था, मतलब आज़ादी के 17 साल तक, 17 या 20, 1947 में आज़ाद हुआ था, तो 20 साल तक लगभग लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाते थे, क्योंकि तब एक ही पार्टी की सरकार थी। लेकिन 1967 के बाद कुछ राज्यों के विधानसभा का जो है समय के पूर्व ही विघटन हो गया। 1967 के बाद समय के पूर्व विघटन होने के कारण जो है एक साथ चुनाव का क्रम जो है भंग हो गया। लेकिन पुनः इसकी मांग की जा रही है कि लोकसभा एवं विधानसभा का एक साथ चुनाव कराया जाए, और इसके पक्ष में भी तर्क दिया जा रहा है और विपक्ष में भी तर्क दिया जा रहा है। तो पक्ष में क्या तर्क हैं और विपक्ष में क्या तर्क हैं, इसको पढ़ेंगे। तो जो पक्ष में तर्क हैं, पहला तर्क है एक साथ चुनाव होने से चुनाव के खर्च में कमी आएगी, अतः मितव्ययता में काम हो जाएगा, माने कम खर्चे में, मितव्ययता में काम हो जाएगा, माने कम खर्चे में काम हो जाएगा। दूसरा है बार बार चुनावों का विकास एवं कल्याण कार्यात्मक कार्यों पर प्रभाव पड़ता है, माने बार बार चुनाव होगा तो विकास थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, जैसे कि 144 लग जाता है, भीड़ उड़ खत्म हो जाता है, तो और बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। तो जिससे जो विकास एवं कल्याण कार्यात्मक कार्य होते हैं वो दो बार प्रभावित होते हैं, एक तो लोकसभा के चुनाव में और एक राज्यसभा के चुनाव में। इसीलिए क्या किया जाता है कि विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि कार्य रुके ना, लगभग कार्य रुके ना, तो एक साथ चुनाव कराएंगे तो कम से कम विकास की कार्य जो है उसमें गति मिलेगी।
तीसरा है प्रशासन की दक्षता में बचत होगी, क्योंकि 2 बार चुनाव होंगे तो 2 बार ऊर्जा की खपत होगी, पैसों की खपत होगी, प्रशासन को 2 बार काम करना पड़ेगा और एक साथ चुनाव कराएंगे तो दक्षता में बचत होगी। चौथा है चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, परिणाम स्वरूप सरकारें नीतिगत निर्णय ले नहीं पाती हैं। यानी जो चुनाव जब होता है तो उसके दौरान क्या होता है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और इसके फलस्वरूप परिणाम क्या होता है कि नीतिगत निर्णय जो होती है वो सरकार नहीं ले पाती है और एक साथ जब चुनाव हो जाएंगे तो कम से कम ये बाधा तो एक ही बार होगी, दूर हो जाएगी थोड़ी। चुनौतियाँ क्या हैं, विपक्ष में क्यों तर्क देते हैं लोग कि थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं। तो विपक्ष में जो तर्क देते हैं वो क्या देते हैं कि सभी राजनीतिक दल हैं एक साथ चुनाव के लिए सहमत नहीं है। पहली बात तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एक साथ चुनाव के लिए सहमत नहीं है। दूसरा है कि अगर हम मान लिया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा दें, तो अगर यदि किसी विधानसभा का कार्यकाल शेष बचा है, मान लिया अभी कराना है तो अभी मान लिया किसी विधानसभा का कार्यकाल शेष बचा है तो एक साथ चुनाव कैसे करा सकते हैं, वो लोग विरोध करेंगे कि अभी तो हमारा विधानसभा का कार्यकाल बचा है तो हम कैसे करें। फिर दूसरा है कि अगर लागू करने के समय किसी विधानसभा का कार्यकाल पहले ही भंग हो गया है, तो अगर पहले ही भंग हो गया है तो लोकसभा के साथ चुनाव कैसे हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम है। अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल शेष है तो भी प्रॉब्लम और पहले ही भंग हो गया तो भी प्रॉब्लम। तो इसलिए ये चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ नहीं हो सकते, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं हो सकते। इसके पक्ष में ये दोनों तर्क हैं। और एक तर्क है राजनीतिक दल सहमत नहीं है, और एक तर्क है यदि मान लिया यदि किसी विधानसभा और लोकसभा के बीच में भंग कर दिया जाए और एक साथ चुनाव जारी कैसे रखा जाएगा। जैसे मान लिया एक साथ चुनाव किसी भी तरह से अभी जारी कर दिया जाए, एक साथ चुनाव लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव जारी हो गया, तो मान लिया आने वाले समय में 5-6 साल बाद मान लिया इसने कोई गड़बड़ कर दी तो इसको भंग कर दिया गया, तो इसको अगर भंग कर देंगे तो फिर से एक साथ चुनाव कैसे संभव हो जाएगा। अगर मान लिया भंग करने की शक्ति ख़त्म कर देंगे तो संसदीय प्रणाली खतरे में आ जाएगी। तब संसदीय प्रणाली कैसे रहेगी, क्योंकि संसदीय प्रणाली उत्तरदायी प्रणाली है, तभी तो भंग हो रहा है। अगर मान लिया इसको हम क्या कहेंगे कि भंग नहीं हो सकता, कोई भी विधानसभा या लोकसभा भंग नहीं हो सकती, तो संसदीय प्रणाली खतरे में आ जाएंगी। इसीलिए एक साथ चुनाव कैसे होगा। तो ये भी हो गया। ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ। जैसे मान लिया ये हो गया विधानसभा, ये विधानसभा होगा और एक लोकसभा, मान लिया एक साथ चुनाव अभी किसी भी तरह से करके एक साथ चुनाव कराए जाएँ, तो आने वाले वर्षों में मान लिया विधानसभा भंग हो गई, तो जब ये भंग हो जाएगी तब भी इसका कार्यकाल चलता रहेगा और कुछ दिन बाद ये फिर से जब अस्तित्व में आएगी 1-2 साल बाद, तो फिर एक साथ चुनाव कैसे होगा। अगर मान लिया भंग करने की शक्ति समाप्त कर दें तो फिर संसदीय प्रणाली खतरे में आ जाएगी। तो ये विपक्ष में तर्क देते हैं। तो अब इसके बाद हम विचार क्या सुझा सकते हैं कि यह एक प्रगतिशील विचार है, माने विचाराधीन है अभी क्या किया जाए। यद्यप चुनौतियाँ गंभीर हैं, मतलब इसको करने में चुनौतियाँ बहुत गंभीर हैं, किंतु संविधान संशोधन के माध्यम से और नई संकल्पनाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। अगर हम संविधान में संशोधन करें या नई संकल्पनाएं लाएं तो जो ये चुनौतियां हैं इसका सामना हम कर सकते हैं, मतलब एक साथ चुनाव करा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, संसद की चर्चा आवश्यक होगी और सर्वसम्मत भी आवश्यक होगा, मतलब सर्वसम्मत माने सबका मत होना चाहिए। और यह दोनों राजनीतिक इच्छा पर निर्भर करता है, लोगों के बीच राजनीतिक इच्छा भी जो इच्छा शक्ति है उस पर भी निर्भर करता है। अतः राजनीतिक इच्छा शक्ति का विकास करके इसका समाधान किया जा सकता है। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन माने एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव दोनों करने का प्रावधान है। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो ये पूरा यही सेम डिट्टो छाप देना। नीति आयोग ने सिफारिश की है ऐसे करके यहाँ से, फिर महत्व में तर्क, चुनौतियाँ और ये निष्कर्ष, देखो एक ही पेज में सब हो गया है, लेकिन जब आप वहाँ लिखोगे तो ये कम से कम 3 पेज में आ जाएगा बढ़िया से। उसके बाद है निर्वाचनों का निधियन, इलेक्टोरल फंडिंग। इलेक्टोरल फंडिंग मीन्स होता है चुनाव में धन का प्रबंध कम पैसे में चुनाव कैसे कराए जाएँ, इसी को कहते हैं इलेक्टोरल फंडिंग। निर्वाचनों का निधियन बोलते हैं, निधियन।
तो निर्वाचनों का निधियन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से, और निर्वाचनों के निधियन में थोड़ा सोचा है, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए धन्यवाद।